सिंह लगन मतलब पहले भाव में 5 नंबर की गिनती होगी। सूर्य की राशि सिंह, यानी लगन का स्वामी कौन होगा? सूर्य। कारक ग्रह होगा, पहला कारक। सिंह लगन में धन भाव का स्वामी कौन होगा? बुध। बुध धनेश होगा। द्वितीय भाव में कन्या राशि। पराक्रम भाव का स्वामी कौन होगा? शुक्र, यानी तृतीय भाव में तुला राशि। सुख भाव का स्वामी कौन होगा? मंगल, चौथे भाव में वृश्चिक राशि। संतान भाव का स्वामी कौन होगा? गुरु, पंचम भाव में धनु राशि। रोगेश कौन होगा? शनि। और सप्तमेश भी कौन होगा? शनि, इसीलिए शनि प्रबल मारक। अष्टम भाव का स्वामी कौन होगा? गुरु। नवम भाव का स्वामी फिर से कौन होगा? मंगल, मंगल परम कारक होगा। दसम भाव का स्वामी कौन होगा? शुक्र, कर्मेश शुक्र। लाभेश कौन होगा? बुध, मिथुन राशि लाभ भाव में। व्ययेश कौन सा होगा? चंद्रमा। क्योंकि ये सिंह लगन कौन सी लगन है? राजा की लगन। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। तो राजा का पैसा कौन खर्चा करेगा? रानी खर्चा करेगी, इसीलिए चंद्रमा की राशि 12वें में है। पति का पैसा पत्नी ही तो खर्च करती है। तो देखिए, आज यहाँ पर हम लोगों के यहाँ तो होता ही है मनुष्यों में, भैया पत्नी खर्चा करेगी। ग्रहों में भी ऐसा ही हो गया है। सूर्य राजा भले है, लेकिन चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी हो गया। कमाओ आप, हम खर्चा करेंगे। तो ये सिंह लगन की व्यवस्था हो गई। अब आ जाते हैं सिंह लगन। सिंह नाम से ही स्पष्ट है, शेर वाली लगन। सिंह मतलब शेर। तो ऐसे लोग निर्भीक होंगे। लगन सिंह है तो निर्भीक होंगे, दबने वाले नहीं रहेंगे। राजा को क्या पसंद है? ऑर्डर देता है राजा, ऑर्डर लेता कम है। राजा को कोई ऑर्डर देता नहीं है, तो सिंह लगन वालों को ऑर्डर देना ज्यादा पसंद होता है। राजसी स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को ऊपर रखना पसंद करते हैं। सूर्य एक राजसी ग्रह है, तो इसलिए ये लोग राजसी स्वभाव के होते हैं। जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ अपना दबदबा बना के रहना चाहते हैं, अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं। ईगो होता है इनके अंदर, डर भय नहीं होता है, निर्भीक होते हैं। और आदेश देना ज्यादा इनको पसंद आता है। तो सूर्य यहाँ पर पहला कारक हो गया। दूसरा कारक, सबसे प्रबल कारक मंगल होगा, जिसकी एक राशि केंद्र में है और एक राशि कहाँ पर है? त्रिकोण में है। कोई भी ग्रह जो किसी एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी हो, वो परम कारक होता है। तो मंगल इस लगन में परम कारक है। अगला कारक यहाँ पे कौन हो जाएगा? गुरु, जो कि पंचम भाव का स्वामी है। तो सूर्य, गुरु और मंगल सिंह लगन में कारक ग्रह होते हैं। इसमें मंगल सबसे प्रबल कारक है। जो कारक ग्रह होते हैं वे हमेशा लगन के मित्र ही होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, धन भाव और लाभ भाव दोनों का ही स्वामी बुध होता है। इन दोनों ही भावों से हम धन को ही देखते हैं। धन और संपत्ति, इच्छाओं की पूर्ति, दोनों का संबंध कहीं ना कहीं धन से होता है। यानी सिंह लगन में बुध धन और लाभ भाव दोनों का स्वामी होके बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई दूसरी लगन हो तो वहां पे धन का स्वामी अलग ग्रह, लाभ का स्वामी अलग ग्रह, एक अच्छा है एक बुरा है तो भी एक संभालेगा। लेकिन इस लगन में और कुंभ लगन में बृहस्पति धनेश और लाभेश दोनों हो जाता है। सिंह और कुंभ लगन में धनेश लाभेश दोनों एक ही ग्रह पड़ जाते हैं।
इसलिए अगर ये अच्छे हुए तो दोनों ही अच्छा हो जाएगा धन लाभ भाव, और बुरे हुए तो दोनों दोनों ही बुरा हो जाएगा। तो बुध बड़ा महत्वपूर्ण है धन योग बनाने में। ये जबरदस्त धन योग बनाएगा। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, साथ ही साथ दसम भाव का भी स्वामी शुक्र है। शुक्र कर्म का भी स्वामी है और पराक्रम का भी स्वामी है, तो ऐसे लोग अपने कर्म के लिए पराक्रमी होते हैं। आमतौर पे सिंह लगन में जो चौथे भाव में वृश्चिक राशि है, यह इनको सुख साधन दिलाती है। सिंह लगन वाले भूमि भवन वाहन आदि के मामले में लकी होते हैं। क्यों? कि इनके जो चौथे भाव में जो राशि पड़ती है वह भी लगन की मित्र होती है। सभी लगन में ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई एक ही केंद्र लगन का मित्र पड़ता है। तो यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी, जैसे कर्क लगन होता तो दसम भाव में मेष राशि होती, तो दसम भाव लगन का मित्र होता है। तो यहाँ पे एक चीज जानिएगा, केंद्र स्थानों में वह स्थान जो लगन का मित्र होगा उसका सुख थोड़ा सा आसानी से मिलेगा। तो सिंह लगन में चौथा भाव मित्र होता है लगन का, तो सुख साधन घर गाड़ी का सुख थोड़ा आसानी से मिलने का संकेत मिल जाता है। पुत्र भाव और बुद्धि भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति वैसे भी विवेक का ग्रह है, तो इसलिए ऐसे लोगों की बुद्धि वगैरह बड़ी अच्छी होती है, विचार बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मारक ग्रह डिसाइड करें तो दो सबसे प्रबल मारक कौन कौन से आएंगे, डिसाइड करिए 1 मिनट में। दो मारक ग्रह कौन कौन से हैं जो सबसे प्रबल मारक है? सूत्र बताया गया है, द्वितीय तृतीय षष्ठम सप्तम अष्टम एकादश द्वादश में से जो ग्रह दो भावों का स्वामी हो। एक तो शनि आएगा और एक कौन आएगा, बुध आएगा। इन दोनों में भी शनि ज्यादा प्रबल मारक है, क्योंकि वह मारक भाव सातवें का भी स्वामी है और छठे का भी स्वामी है रोग भाव का। तो शनि पहले नंबर का मारक हुआ, फिर बुध हुआ। ये दो मारक ग्रह इसमें हो जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी होगा। 12वें भाव का स्वामी आमतौर पे क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है। शुक्र यहाँ पे एक खराब भाव का स्वामी है और एक केंद्र का, तो ये भी न्यूट्रल रहेगा। चंद्रमा और शुक्र जो है न्यूट्रल होते हैं। बुध और शनि मारक होते हैं, सूर्य गुरु मंगल कारक होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर राजयोग देखना है, केंद्र त्रिकोण का बढ़िया राजयोग किन ग्रहों से बनेगा। तो पहले त्रिकोण के स्वामियों को लिखिए। त्रिकोण का स्वामी कौन हो गया, एक तो सूर्य हो गया, दूसरा कौन हो गया, गुरु हो गया पंचम का स्वामी, तीसरा नवम का स्वामी मंगल। अब केंद्र के स्वामियों को लिखिए। केंद्र में मंगल हो गया चौथे का स्वामी, शनि हो गया सातवें का स्वामी, और शुक्र हो गया दसम का स्वामी। अब उन केंद्र स्थानों में उन स्थानों को हटा दीजिए, उन ग्रहों को जो लगन के मित्र ना हो। तो शनि और शुक्र लगन के मित्र नहीं है, तो इसको हटा दिए। तीन आपके मिल गए, त्रिकोण के स्वामी सूर्य गुरु मंगल, और केंद्र में एक ही बचा मंगल। अब अगर सूर्य मंगल का संबंध बने, गुरु मंगल का संबंध बने, तो यहाँ पे राजयोग बनेगा। या फिर सूर्य और गुरु का संबंध बने, क्योंकि सूर्य त्रिको केंद्र का भी स्वामी होगा, लगन केंद्र भी तो होता है। सूर्य गुरु का संबंध बने, सूर्य मंगल का बने। यहाँ पर देखिए सूर्य लगन का भी स्वामी है, यानी केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का है। अब अगर सूर्य के साथ गुरु बैठा है, यहीं पर सूर्य है और यहीं पर गुरु भी बैठा है, तो राजयोग बन गया। क्योंकि गुरु पंचम का स्वामी है तो हम क्या मानेंगे, गुरु त्रिकोण का स्वामी है। और जब त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठेगा तो लगन का स्वामी क्या बन जाएगा, केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
तो यहाँ पे जो जो राजयोग बनेंगे केंद्र त्रिकोण के, सूर्य और गुरु की युति से बनेगा, सूर्य और गुरु की युति से। दूसरा, सूर्य और गुरु की युति। दूसरा, सूर्य और मंगल की युति। तीसरा, मंगल और गुरु की युति। और अगला, तो यही तीन बनेंगे, यानी ये केंद्र और ये केंद्र हो गए अगर ये दोनों, तो त्रिकोण का स्वामी ये बनेगा। और ये सूर्य मंगल, सूर्य गुरु और गुरु मंगल की युति से राजयोग बनेगा। यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी कौन कौन से हैं? सूर्य है, गुरु है और मंगल है। अगर त्रिकोण के स्वामी का संबंध धन भाव यानी धनेश और लाभेश से बनेगा तो क्या हो जाएगा? धन योग हो जाएगा। ठीक है। जैसे त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र के स्वामी से संबंध बनाता है तो राजयोग होता है, वैसे अगर त्रिकोण का स्वामी धनेश और लाभेश से संबंध बनाए तो धन योग होता है। तो धन योग कब बनेगा? जब बुध द्वितीय भाव का या लाभ भाव का स्वामी बुध गुरु से संबंध बनाए, या धन भाव और लाभ भाव का स्वामी किससे संबंध बनाए? नवम भाव के स्वामी मंगल से। तो सिंह लगन में बुध मंगल की युति धन योग देती है। बुरा योग कब बनेगा? बुरा योग अगर ये जो सबसे प्रबल मारक है, छठे आठवें और बारहवें भाव के स्वामी का योग बने, तो छठे का स्वामी शनि है, अगर उसका संबंध धन भाव से बने, छठे का संबंध लाभ भाव से बने, आठवें का संबंध, आठवें का स्वामी गुरु है लेकिन गुरु कारक है, तो यहाँ पे गुरु को छोड़ देंगे। बारहवें भाव का स्वामी चंद्रमा है लेकिन लगन का मित्र है, तो ये भी दुर्योग नहीं बनाएगा। यानी दुर्योग बनेगा शनि से, शनि का संबंध धनेश और लाभेश से होने पर। यहाँ पर लगन कौन सी है? स्थिर लगन। तो स्थिर लगन में बाधक ग्रह कौन सा होता है? नवम भाव में बैठा ग्रह या नवमेश मंगल। लेकिन जब तक मंगल पीड़ित नहीं होगा, नीच का नहीं होगा, तब तक बाधक का काम नहीं करेगा। तो ये तो हो गया कारक मारक बाधक धन और दारिद्र्य योगों की व्याख्या। अब देख लेते हैं सूर्य कहाँ होगा तो कैसा फल देगा। सूर्य लगन में हमेशा वही सिस्टम चलेगा, लगन में अच्छा फल देगा, द्वितीय में अच्छा फल देगा, लग्नेश धन भाव में जाए या धनेश लगन में आए तो अच्छा फल होता है। यहाँ पर सूर्य का फल बिगड़ेगा तृतीय भाव में, क्योंकि वहां पे वह नीच का हो जाएगा। सूर्य तृतीय भाव में जाकर के लग्नेश नीच का होगा। लग्नेश के नीच होने से कुंडली कमजोर हो जाती है, क्योंकि फिर कुंडली में जो भी अच्छे योग होंगे, अगर लग्नेश कमजोर होगा तो अच्छे योगों का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर लग्नेश सूर्य चौथे भाव में है तो अच्छा फल करेगा, मित्र राशि में होगा। लग्नेश चतुर्थ में जाए तो सुख योग, पंचम में आएगा सूर्य तो भी अच्छा, यहाँ पे लग्नेश छठे में आएगा तो नहीं ठीक है, क्योंकि एक तो भाव छठा है, ऊपर से शत्रु राशि में है। तो सिंह लगन में सूर्य का दो जगह गड़बड़ फल हुआ, तीसरे भाव में, छठे भाव में। सातवें भाव में भी कुछ विशेष अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि की राशि में सूर्य होगा। हाँ, अष्टम भाव में तब भी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मित्र गुरु की राशि में होगा, और लग्नेश का अष्टम में जाना आयु के लिए अच्छा होता है। सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति कहाँ होगी? नवम भाव में, क्योंकि त्रिकोण में रहेगा और उच्च का रहेगा। तो सिंह लगन में सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति नवम भाव में है। दूसरा पंचम भाव में है या लगन में, यानी सूर्य अगर त्रिकोण में ही बैठे तो सबसे अच्छा है। तृतीय में, अष्टम में, सप्तम में खराब है, दसम में भी सूर्य अच्छा देगा, एकादश में भी अच्छा देगा, द्वादश में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि जल तत्व की राशि में 12 में जाएगा, विदेश या जन्म स्थान से दूर जाने का योग होता है जब भी लग्नेश 12 में जाए। तो यहाँ पे सिंह लगन में सूर्य का फल अच्छा है। कहाँ कहाँ खराब है? तृतीय भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव में खराब फल है। अब द्वितीयेश को देख लीजिए। द्वितीयेश बुध लगन में आए तो अच्छा है। द्वितीयेश बुध द्वितीय में ही हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च का हो जाएगा धन भाव में ही और लाभ भाव का स्वामी भी रहेगा। तो सिंह लगन में बुध की सबसे अच्छी स्थिति कहाँ होती है? द्वितीय भाव में। अगर यही तृतीय भाव में आ जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि ये द्वितीय धन भाव है। धन भाव द्वितीय भाव से द्वितीय भाव में बैठा है और मित्र की राशि में होगा। तो धन सिंह लगन में धनेश बुध लगन में भी अच्छा फल देगा, द्वितीय में भी अच्छा फल देगा, तृतीय में भी अच्छा फल देगा। अब यही अगर चतुर्थ भाव में बुध आ जाए तो कारक ग्रह के लिए राशि में रहेगा, लेकिन शत्रु राशि में रहने वाला है, तो भी ओवरऑल अच्छा ही फल देने वाला है। क्योंकि मंगल की राशि में है तो मंगल लगन का मित्र है, कारक ग्रह है, तो बुरा नहीं देने देगा। यानी बुध यहाँ पर सिंह लगन में द्वितीय भाव का स्वामी चौथे भाव में भी अच्छा फल देता है, पंचम में भी अच्छा फल देगा, छठे में खराब देगा। क्योंकि धनेश जब छठे, आठवें, 12 में जाता है तो कर्ज देता है। तो बुध का सबसे बुरा फल छठे भाव में होगा और 8वें भाव में होगा। छठे, 8वें और 12 में जाएगा तो कर्ज की समस्याएं देगा। शेष अन्य सभी भावों में बुध अच्छा फल देगा। सप्तम में अच्छा देगा, अष्टम में देखिए नीच का हो जाएगा बुध। और द्वादश में एक तो 12वें भाव में होगा, चंद्रमा शत्रु की राशि में होगा, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ मीन राशि पड़ती है तो नीच का भी होता है। तो सिंह लगन में लिख लीजिएगा, धनेश यानी बुध छठे, 8वें और 12वें भाव में बुरा फल देता है, शेष भावों में अच्छा फल देगा। तृतीयेश शुक्र को देख लीजिए। तृतीयेश और कर्मेश शुक्र लगन में अच्छा फल देगा, द्वितीय भाव में गड़बड़ फल देगा, क्योंकि यहाँ शुक्र नीच का हो जाएगा, द्वितीय भाव में खराब फल देगा। तृतीय भाव में स्वाग्रही होगा, अच्छा फल देगा। चतुर्थ भाव में भी मध्यम फल देगा, बुरा नहीं देगा लेकिन अच्छा ही देगा, कम देगा, क्योंकि शत्रु राशि में होगा। और शुक्र यहाँ पंचम भाव में भी अच्छा फल देगा। शुक्र सिंह राशि में अगर छठे भाव में जा रहा है तो भी अच्छा फल करेगा। तृतीय भाव एक क्रूर भाव है और वहां का स्वामी छठे में आ रहा है, तो भी अच्छा फल देगा। विशेष रूप से शुक्र दशम का भी स्वामी है। अगर ऐसा व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में है, दवाओं से जुड़ा कुछ काम कर रहा है, सेना पुलिस वकालत का काम कर रहा है, तो शुक्र ज्यादा अच्छा फल देगा। सप्तम भाव में शुक्र का फल अच्छा रहेगा, अष्टम भाव में शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ भी बुरा फल देने वाला नहीं है। नवम भाव में भी ठीक फल देगा, भाग्येश कारक ग्रह के राशि में होगा। दशमेश जो है कर्मेश भाग्य भाव में अच्छा फल देगा। दशम में तो मालव्य नाम का राजयोग बनाएगा ही, अच्छा फल देगा। एकादश में भी अच्छा देगा, द्वादश में अच्छा फल नहीं देगा। यानी शुक्र के दो भाव खराब हैं सिंह लगन में, द्वितीय भाव और द्वादश भाव में बुरा फल देगा। शेष अन्य भावों में कुछ विशेष बुरा नहीं है, अच्छा ही देगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल को देखते हैं। अगर मंगल लगन में आ जाए तो यहाँ पर एक अच्छा फल तो देगा, लेकिन एक थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी। लगन में जब भी सूर्य या मंगल होता है तो गुस्सा, आवेग, एग्रेशन बढ़ाता है। दोनों राजा और सेनापति हैं ना, तो रौबदार ग्रह होते हैं।
तो अगर मंगल एक तो उग्र ग्रह है ही, और राजा सिंह राशि में, अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में, तो थोड़ा सा ऐसे लोग गुस्सैल होंगे, बहुत ज्यादा दूसरों को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं करेंगे। वहीं मंगल अगर द्वितीय भाव में जा रहा है तो बुध के घर में जाएगा, गड़बड़ फल नहीं करेगा, क्योंकि मंगल त्रिकोण का भी स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी जहां जाता है अच्छा फल करता है। यही मंगल अगर तृतीय भाव में जाए तो भी अच्छा फल करेगा, क्योंकि यहाँ से उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर, अपने घर पर जाएगी तो भाग्य बढ़ाएगा। मंगल चौथे में तो अच्छा ही है, रोचक नाम का राजयोग बनाएगा स्वाग्रही होकर के। भूमि भवन वाहन का सुख बहुत अच्छा देगा, पंचम में भी अच्छा है। छठे भाव में उच्च का होगा। एक तो भाव गड़बड़ है छठा भाव, लेकिन उच्च का हो रहा है। चौथा भाव किसका? भूमि भवन वाहन, इन सब का है। और छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु कर्ज विवाद। तो अगर मंगल छठे में आ रहा है, उच्च का हो रहा है, तो पहली चीज, ऐसे व्यक्ति का जो कंपटीशन होगा, प्रतिद्वंदी जो होंगे वो काफी उच्च स्तर के होंगे, बड़े स्तर के होंगे। और अगर भूमि भवन वाहन लेगा तो उस पे बड़े कर्ज लेगा। हालांकि निपटा भी ले जाएगा अगर द्वितीय ठीक रहेंगे, लेकिन चतुर्थेश छठे में जाएगा, जिस भाव का स्वामी जाएगा छठे में, उस भाव से जुड़ा कोई विवाद रह सकता है, कर्ज रह सकता है। तो मंगल यहाँ छठे भाव में आएगा तो भूमि भवन वाहन के लिए कर्ज भी होगा। क्योंकि उच्च का होगा, इसलिए जो भी घर होगा उच्च स्तर का होगा, गाड़ी उच्च स्तर की होगी, तो उसी हिसाब से कर्ज भी उच्च स्तर का होगा। कुंडली मांगलिक भी हो जाती है अगर मंगल लगन में हो, चतुर्थ में हो। मंगल अष्टम में होगा तो भी मांगलिक होगी कुंडली, सप्तम में होगा तो भी, अष्टम में होगा तो भी, द्वादश में होगा तो भी कुंडली मांगलिक होगी। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा अशुभ होता है, इसलिए मांगलिक से मिलान करके विवाह होना चाहिए। तो मंगल की सबसे बेस्ट पोजीशन अभी तक कहाँ की है? लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में भी बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य मंगल जहाँ बैठता लड़ाई झगड़ा करवाता, पति पत्नी में झगड़ा। लेकिन मंगल सप्तम में होगा तो यहाँ से दसम भाव पे, कर्म पे दृष्टि डालेगा, तो पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन अन्य चीजों के लिए ठीक रहेगा। अष्टम में मंगल बैठेगा तो भले मित्र राशि में है, लेकिन तब भी यहाँ पर भाग्य बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी होगा, अपने भाव से 12 में होगा और लगन से 8 में होगा। इसलिए सिंह लगन में अष्टम भाव का मंगल भाग्य बाधा उत्पन्न करता है। नवम भाव का मंगल बहुत अच्छा फल देगा, स्वाग्रही हो जाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। दसम का अच्छा होगा, एकादश का अच्छा होगा, द्वादश का तो ज्यादा बुरा होगा क्योंकि नीच का हो जाएगा। तो सिंह लगन में मंगल के लिए सबसे बुरे घरों में पहला घर कौन सा होगा? 12वां। दूसरा कौन सा होगा? अष्टम और सप्तम। इन घरों में बुरा फल देता, अन्य घरों में ठीक ठाक अच्छा फल देगा। अब जब मंगल यहाँ नीच राशि में होगा तो 12वें भाव से आंखों का विचार होता है, पैरों का विचार होता है, पति पत्नी का बेडरूम है, तो इन सब चीजों में समस्याएं देता है। 12वें में जाकर के नीच का हो रहा है, चौथे भाव का स्वामी। कोई संपत्ति बिक सकती है ऐसे व्यक्ति की। जब भी चतुर्थेश 12 में जाता है तो पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बिक जाए, बेचना पड़ जाए, ऐसा रह सकता है। और यहाँ पर नीच का होगा तो और भी ऐसी संभावना बनेगी। गुरु को देखिए, गुरु अगर पंचमेश है और लगन में गया तो अच्छा फल देगा, द्वितीय में भी अच्छा फल देगा, तृतीय में अच्छा देगा, चतुर्थ में अच्छा देगा, पंचम में भी अच्छा देगा। गुरु यहाँ पर इन सभी पांचों घरों में अच्छा फल देगा, कोई उसमें कमी या बुराई नहीं आएगी। गुरु बुरा होगा सबसे बुरा छठे भाव में, क्योंकि एक तो भाव भी गड़बड़ होगा, छठा होगा, और राशि भी उसको नीच की मिलेगी।
तो गुरु के छठे भाव में होने से संतान बाधा हो सकता है, क्योंकि पंचमेश होकर के नीच राशि में है, छठे भाव में है। तो सिंह लगन में गुरु की सबसे खराब स्थिति छठे भाव में है। सातवें में भी अच्छा देगा, आठवें में भी अच्छा देगा, क्योंकि यहाँ पर स्वाग्रही रहेगा। नवम में अच्छा, दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में बताइए भाव 12वां पा रहा है लेकिन उच्च का हो रहा है। अगर गुरु द्वादश भाव में सिंह लगन के हो या किसी भी लगन के हो, तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बना के लोग पैसा निकाल लेते हैं। आएंगे रोएंगे, अरे बहुत जरूरी है, ऐसा है वैसा है, मर जाएंगे, दवा नहीं हो पा रही है, खाने को नहीं, झूठ बोल के पैसा ले लेंगे और चले जाएंगे। यानी 12वें का गुरु यहाँ पर मोक्ष का योग बनाता है। तो ऐसे लोग बिना अच्छे बुरे का विचार किए लोगों की बातों में आकर के मदद कर देते हैं, और इस प्रकार से दिया हुआ धन उनको मिलता भी नहीं है। और ऐसे लोग अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में कर दें, प्रॉपर्टी में कर दें, ज्वेलरी में कर दें, सोने में, तो वह चीज उनको बड़ा अच्छा रिटर्न देती है। बैंक में कैश पैसा रख के बचाने के बजाय इन्वेस्टमेंट करके बहुत सुपर रिजल्ट इनको मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ऐसे लोग अक्सर पैसा दूसरों को मदद करने के लिए देते हैं, फिर वापस नहीं पाते, यही एक निगेटिव है। दूसरा, पैसा कैश में नहीं बचता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बचता भी है और उस पे रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। तो बृहस्पति के लिए खराब कुल मिलाकर के छठा भाव ही आएगा। द्वादश भाव में बृहस्पति, जितना पीछे आप भागेंगे धन के, धन उतनी ही तेजी से आपसे दूर भागेगा। किसी भी कुंडली में अगर बृहस्पति 12 में हो तो वह व्यक्ति धन के पीछे ना भागे, धन उसके पीछे आ जाएगा। सिर्फ सोचे काम करना है, कर्म करना है, पैसे का लक्ष्य ही ना रखे, पैसा आएगा। पैसे के बारे में सोचेगा तो पैसा नहीं आएगा। शनि को देखें, शनि खष्टेश और सप्तमेश होकर के लगन में आएगा तो बहुत गड़बड़ है, शरीर को पीड़ा देगा। द्वितीय भाव में आएगा, छठे भाव का स्वामी भी है, तो धन की समस्याएं देगा, कर्ज देगा, दांत मसूड़े में रोग देगा, रोगेश है ना, और द्वितीय भाव से दांत मसूड़ा देखते हैं। रोग देगा, आपके कुटुंबी और पड़ोसियों से झगड़ा करवाएगा। शनि अगर यहाँ आएगा तीसरे भाव में, छोटे भाई बहनों का सुख खत्म करेगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा। शनि चौथे में आएगा तो परिवार के लोग बीमार रहेंगे, परिवार के लोगों में झगड़ा होगा। और छठे भाव का स्वामी होके ऋण भाव का है तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा ऋण होगा, जो आपको तकलीफ भी देगा, क्योंकि शनि छठे का स्वामी होके यहाँ शत्रु राशि में होगा, इसलिए तकलीफ देगा। शनि अगर पंचम भाव में आएगा तो संतान को के डिलीवरी के समय तकलीफ देगा, संतान में थोड़ा सा देरी कराएगा। छठे में शनि होगा तो अच्छा फल देगा, सातवें में शनि होगा तो अच्छा फल देगा, क्योंकि स्वराशि का हो जाएगा। छठे में तो विपरीत राजयोग भी बनाएगा। अष्टम में शनि अच्छा फल देगा, खराब भाव का स्वामी खराब भाव में रहे तो अच्छा है। नवम भाव में शनि जाएगा तो सबसे खराब यही होगा। सिंह लगन में शनि की सबसे खराब स्थिति नवम भाव, एक तो नीच का होगा, दूसरा सबसे प्रबल मारक है, भाग्य में बैठा है। तो सिंह लगन में अगर शनि नवम भाव में मिले तो 80% समस्याएं उसी के कारण से रहेंगी। दसम भाव में जाए तो नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, छठा भाव नौकरी का होता है, दसम कर्म होता है, वही है सेना पुलिस वकालत डॉक्टरी पेशा के लिए अच्छा हो जाता है। यानी दसम में शनि अच्छा फल देगा, एकादश में शनि अच्छा फल देगा, द्वादश में शनि विपरीत राजयोग बनाएगा, खष्टेश होके जाएगा, अच्छा फल देगा।
लेकिन यहाँ पर 12वें भाव का शनि बहुत मन का साफ नहीं बनाएगा। चौथी राशि क्या होती है? कर्क, चंद्रमा की राशि, मन वाली राशि है। यहाँ शनि बैठेगा ना, तो ऐसे व्यक्ति का मन काला होता है। क्या कहेगा क्या बोलेगा पता नहीं है उसका, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी लगन हो, शनि 12 में हो, तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब कर्क राशि में होगा तो विशेष रूप से। अब यहाँ पे अष्टमेश गुरु को देखिए, गुरु पंचमेश भी है, ज्यादातर मामले में पंचमेश का ही फल करेगा, अष्टमेश का नहीं करेगा। तो जो फल पहले बताया गया गुरु के लिए वही काम करेगा। मंगल के लिए वही पहले जो फल बताया गया वही काम करेगा, क्योंकि मंगल दोनों ही भावों से अच्छे भाव का स्वामी है। लगन में जाएगा अच्छा करेगा, द्वितीय में भी ठीक है, तृतीय में ठीक है, चौथे में ठीक है, पांचवें में ठीक है, छठे में ठीक है। भाग्य का स्वामी होकर के छठे भाव में उच्च का होगा, ध्यान दीजिएगा। है भाग्य का स्वामी, छठे भाव में है, विवाद वाले भाव में है, उच्च का है। ऐसे व्यक्ति जब जब किसी विवाद में फंसेंगे, तब तब इनका भाग्योदय होगा। दो लोगों के झगड़ों के बीच में इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। शत्रुहंता योग भी तो बनता है मंगल के यहाँ होने से। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई मुसीबत पड़ेगी, दबाव पड़ेगा, तो और ज्यादा निखर के सामने आएगा। दशम में अच्छा होगा, एकादश में अच्छा होगा, मंगल द्वादश में अच्छा नहीं होगा, लेकिन भाग्येश होकर के भी जाता है तो विदेश का भी योग बनाता है। सिंह लगन में मंगल 12वें भाव में नीच का होता है, लेकिन विदेश वास कराता, क्योंकि चौथे का भी स्वामी होगा और 12 में जाएगा ना। चतुर्थेश 12 में और भाग्येश 12 में, वो भी चर राशि में। व्यक्ति जन्म स्थान से बहुत दूर जा सकता है। शुक्र का भी बताया ही गया, लगन में अच्छा रहेगा, द्वितीय में खराब रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, द्वितीय भाव किसका है? धन का। दसम भाव किसका है? कर्म का। कर्म का स्वामी है और धन में नीच का है। धन में क्या है? नीच, और स्वामी कहाँ का है? कर्म का। तो नीच कर्म से धन कमाने की इच्छा रखेगा। ये कैसे कोरिलेट करना सीखिए। द्वितीय भाव धन है, दसम कर्म है, धन और कर्म का संबंध जुड़ा, और शुक्र कैसा है? नीच का है। तो नीच कार्यों से, नीच कर्मों से धन बनाने की इच्छा रखेगा। यानी कुछ ना कुछ गलत तरीके से घुसखोरी वगैरह या अन्य प्रकार से भी ऐसे लोग धन कमाने का प्रयास कर सकते हैं। दसमें होकर के शुक्र तृतीय में अच्छा फल देगा, चतुर्थ में अच्छा देगा, पंचम में अच्छा देगा, अष्टम में अच्छा देगा, सप्तम में अच्छा, अष्टम में अच्छा, नवम में, दसम में, एकादश में अच्छा, द्वादश में थोड़ा खराब। द्वादश में थोड़ा सा खराब करेगा। मन है चौथे में, यहाँ 12वें भाव में शुक्र 12वें में जाएगा चंद्रमा की राशि में, तो थोड़ा सा चरित्र जो है वो ज्यादा चंचल रहेगा। अब अगर बुध को देखते हैं, लाभेश है, लगन में अच्छा ही देगा, द्वितीय में तो सबसे अच्छा देगा, लाभेश होकर के धन भाव में उच्च का है, तृतीय में भी अच्छा, चौथे में अच्छा, पंचम में अच्छा, छठे में खराब, सातवें में ठीक है, आठवें में सबसे ज्यादा खराब नीच का होगा, नवम में ठीक, दसम में ठीक, एकादश में ठीक, द्वादश में काम चलाऊं, बहुत ठीक नहीं है। तो सबसे खराब स्थिति कहाँ? अष्टम में, फिर खष्टम में, तब द्वादश में। यानी सिंह लगन में बुध सिर्फ 6, 8, 12 भाव में खराब फल देगा। चंद्रमा को देखते हैं, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा अगर द्वादश भाव में ही बैठे तो स्वाग्रही होगा। अगर केंद्रुम दोष नहीं बना होगा तब तो ठीक है, अन्यथा मन को बहुत चलायमान रखेगा। बार छठे, आठवें, 12वें का चंद्रमा अच्छा ही नहीं होता है। अगर शुक्ल पक्ष का है तो थोड़ा चलिए ठीक भी है, कृष्ण पक्ष का है तब तो बहुत दिक्कत है। 12वें भाव का चंद्रमा सेवा भाव देता है,
नर्स, हॉस्पिटल और विदेश भी ले जा सकता है। चंद्रमा 12वें में चर राशि में होगा, तो यहाँ पर चंद्रमा का मिला जुला असर रहेगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो गड़बड़ है, पीड़ित नहीं है यानी शुक्ल पक्ष का हो, पाप कर्तरी में ना हो, केमद्रुम दोष ना हो तो अच्छा भी फल देगा, अन्यथा बुरा फल। लगन में आएगा अच्छा फल देगा, क्योंकि लगन से उसकी शत्रुता नहीं है। धन भाव में जाएगा तो धन संचय में तकलीफ आएगी, क्योंकि व्यय का स्वामी है, धन में आया है तो इन्वेस्टमेंट करके धन बचाया जा सकेगा। तृतीय भाव में अच्छा फल देगा, चौथे में आएगा तो नीच का हो जाएगा। व्यय का स्वामी चौथे में आएगा तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा कुछ परेशानी देगा, कोई पैतृक संपत्ति बिक जाए, विवाद में रहे, ये सब संभव है। यानी चंद्रमा कहाँ बुरा फल देगा? चौथे भाव में। पंचम में ठीक है, कोई विशेष गड़बड़ नहीं है। छठे में राजयोग बनाएगा, विपरीत राजयोग छठे, द्वादश का स्वामी छठे में। अगर आ रहा है सप्तम में तो भी ठीक है, सप्तम का चंद्रमा सुंदर जीवन साथी देगा। अष्टम में चंद्रमा आए तो 12 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य खराब ही रहेगा, बालारिष्ट होता है। अगर चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें रहे तो जीवन में बहुत बार स्वास्थ्य की बाधाएं आएंगी, आजीवन आएंगी। लेकिन 12 वर्ष की आयु तक अधिक कोई भी लगन हो, छठे, आठवें, 12वें का चंद्रमा जन्म के समय ही तकलीफ दे देता है। पैदा होंगे तो लगेगा कि बालक बचेगा कि नहीं बचेगा, प्रयास करके आपको बचाया जाएगा। 6, 8, 12 में चंद्रमा बालारिष्ट, अगर वह किसी क्रूर ग्रह के साथ हुआ, क्रूर ग्रह की दृष्टि में हुआ, शुक्ल पक्ष का नहीं हुआ, तो मृत्यु भी हो सकती है जन्म के थोड़े समय बाद। अगर बालक बच गया तब विपरीत राजयोग का असर आगे मिलेगा। नवम भाव में ठीक फल देगा, दसम में उच्च का होगा, एकादश में भी अच्छा फल देगा। तो चंद्रमा की सबसे खराब पोजीशन चौथे भाव में नीच का है तब। लेकिन एक चीज जानिएगा, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो नीच होने से भी नहीं डरना है। चंद्रमा उच्च का ही क्यों ना हो, लेकिन शुक्ल पक्ष का नहीं है तो वह अच्छा नहीं है। नीच का ही हो लेकिन शुक्ल पक्ष का हो तो अच्छा है। यानी चंद्रमा के केस में पक्ष बल बहुत जरूरी होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलवान होता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक बलवान नहीं होता है। जो राजयोग केंद्र त्रिकोण का बताया गया, हमेशा याद रखिएगा, केंद्र तो आपको कई सारे मिलेंगे, लेकिन वही केंद्र त्रिकोण के साथ जाके राजयोग बनाएगा जो लगन का मित्र होगा। अगर ग्रह लगन का मित्र नहीं होता है तो वह राजयोग नहीं बना सकता है। यानी अपनी प्रिडिक्शन में, अपने दिमाग में इस चीज को इतनी बार मैं बोलता हूँ, लगन का मित्र, लगन का मित्र, लगन का शत्रु, इसे बसाइए दिमाग में। ग्रह लगन का मित्र हो तो ही राजयोग धन योग विशेष रूप से फलदायी होगा। तो सिंह लगन पे इतना अभ्यास आप लोग करिए। सिंह और कर्क लगन में शनि सबसे प्रबल मारक होता है। अब आगे हम लोग कन्या लगन की व्याख्या पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखिए, कल या परसों में एक दिन ब्रेक रहेगा, कल क्लास देंगे तो परसों रहेगा, नहीं तो कल रहेगा। चलिए ठीक है, किसी का अगर कुछ डाउट हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुंडली से जुड़ा नहीं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। डाउट व्हाट्सएप करिए, वहाँ रिप्लाई देंगे। एक दिन एक लोग पता है क्या डाउट पूछ रहे थे कि बर्थडे कैसे मनाएं, जिस तारीख में जन्म हुआ है कि तिथि देखें। अब ये देखिए, इसमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ जैसा रीत रिवाज है, बर्थडे मनाने का क्या है। मान लीजिए किसी का जन्म द्वितीया तिथि में हुई, द्वितीया तृतीया चतुर्थी होती है, तो स- पंचांग में तो यही तारीख होती है, द्वितीया तृतीया। लेकिन वैसे देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में तो रात के 12 बजे से तारीख शुरू होती है, दिन में लोग बर्थडे मनाते हैं अपना रात में।
तो जो चलन है प्रचलन है मनाइए, उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी डाउट भेज देते हैं, नाक दाएं हाथ से खोदें कि बाएं हाथ से खोदें, ये सब डाउट नहीं पूछना है। बर्थडे कब, दिन में मना लें कि रात में मना लें, कुंडली पे फोकस करिए। ग्रह कुंडली के अच्छे हो, सब अच्छा है। दाएं हाथ से चाहे नाक कान खोद लीजिए, चाहे बाएं हाथ से खोद लीजिए, कुंडली अच्छी है तो सब अच्छा होगा। कुंडली के ग्रह नहीं बली है तो तिथि पे बर्थडे मनाइए, चाहे तारीख के अनुसार मनाइए, वैभव जी कुछ नहीं होने वाला है। तो डाउट भी थोड़ा ऐसा रखिए जिसका कुछ अस्तर रहे। और एक चीज और, कुछ डाउट्स ऐसे हैं तो गूगल भी करना सीखिए, स्वाध्याय करना सीखिए, वो सबसे महान कला तो स्वाध्याय है। तो इसलिए स्वाध्याय भी करिए। अब एक डाउट किसी ने पूछा कि माणिक्य लाल रंग का होता है ना गुरुजी, अब बताइए इस पे हम क्रोधित ना हो जाएं तो क्या करें? तब भी नहीं होते हैं, जवाब तब भी देते हैं, लेकिन अंदर क्रोध का घूंट बनता है। माणिक्य का लाल रंग होता है कि नहीं, आप गूगल कर लो, फोटो आ जाएगा, देख लो, पहचान लो, नैनों में बसा लीजिए, माणिक्य को लाल ही होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप खुद की तरफ से भी रिसर्च करिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ग्रह भाव राशि कुछ दिक्कत है, आप व्हाट्सएप करिएगा, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, चाहे लिख के, मैं वॉइस मैसेज से जवाब दूंगा। चलिए सालू जी, नमस्कार, धन्यवाद। अभी दूसरे क्लास में जाना है ना।